हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चे और बचपन का 5वां यूनिट का नाम है नैतिक और संवेगात्मक विकास के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 12 नंबर का है। यहाँ से आपको एक बात समझनी है, मैंने पीछे की वीडियोज में भी आपको ये बात बताई है कि अगर यूनिट ज़्यादा नंबर का है तो वहाँ से निबंधात्मक प्रश्न आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा और जो बड़े टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। और अगर यूनिट 4-5 नंबर का ही है, 5 नंबर से कम का है, तब आप ये मान करके चलिएगा कि वहाँ से निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक ऐसे प्रश्न वहाँ से आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो ऐसे अब मैं आपको फिर छोटे टॉपिक्स को ही वहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, नैतिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है तो सबसे पहले संवेग की बात करते हैं कि संवेग आखिर होता क्या है। मनुष्य अपनी रोजाना की जो जिंदगी है उसमें सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है कि रोज हमारा व्यवहार अलग रहता है, हर एक सिचुएशन में अलग रहता है। कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हमें प्यार आता है, कभी हमें किसी बात को लेकर के खुशी होती है, सुख की अनुभूति होती है, कभी दुख होता है। तो ऐसे में हमारा जो संवेग ये होता है। और संवेग के लिए अंग्रेजी में इमोशन शब्द आपको ध्यान रखना है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार से संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय के कारण से बचने का उपाय के साथ साथ उससे दूर भागना चाहते हैं और भय से पसीना आने लगता है, कांपने लगते हैं, दिल जोर से धड़कने लगता है। इस तरह से ये जो उत्तेजित अवस्थाएं हैं, इनकी दुर्दशाएं हैं, इनका नाम ही संवेगों में परिवर्तन, संवेग आप इन्हें कह सकते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक जो व्यवहार है वो बदल जाता है। कुछ मुख्य संवेगों का अगर आपसे प्रश्न पूछता है 1 नंबर का कि मुख्य संवेग बताइए, तो सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य, सहानुभूति आदि कुछ प्रमुख मुख्य संवेग है। संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। संवेग तथा मूल प्रवृत्ति के जुड़ाव को समझने के लिए मैकडूगल द्वारा निम्न तालिका में वर्णित किया गया है। मैकडूगल के अनुसार संवेग क्या है, इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो फिर संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। भय में मूल प्रवृत्ति क्या रहेगी? जब हमें डर लगेगा तो हम भागने का विचार लाएंगे, भागने के बारे में, पलायन करने के बारे में सोचेंगे। जब हमें भूख लगेगी तो हम भोजन प्राप्ति, खाने के बारे में सोचेंगे। सामूहिकता अगर वहाँ पर रहेगी तो एकांत से बचाव का भाव वहाँ पर आएगा। अगर सामूहिकता का मतलब है कि ग्रुप में अगर अपन रहेंगे तो वहाँ से क्या रहेगा कि अपन एकांत से दूर हैं और मतलब माहौल बना हुआ उधर से। जिज्ञासा अगर रहेगी, जिज्ञासा संवेग है, तो आश्चर्य आएगा और हम जिज्ञासा मतलब कि उसके बारे में जानने की इच्छा अपने अंदर आएगी, आश्चर्य रहेगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। पुत्र कामना अगर रहती है तो वात्सल्य वहाँ पर झलकेगा, प्यार प्रेम आएगा। आक्रामकता रहती है तो क्रोध आएगा। हास्य की कोई बात आती है, हंसने वाली बात आती है, तो वो मनोरंजन की मूल प्रवृत्ति वहाँ पर होगी। तो इस तरह से ये संवेग मूल प्रवृत्तियों के बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी है। संवेग का अर्थ स्पष्टीकरण करने के लिए अगर आपको परिभाषाओं के तौर पर पूछता है तो कुछ मुख्य परिभाषाएं भी आप यहाँ पर जानिए। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो कि व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। दूसरी है किम्बल यंग के अनुसार परिभाषा, जिसमें संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है, संवेग हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से किम्बल यंग और क्रो एंड क्रो की आपको परिभाषा ध्यान रखनी है संवेग के अर्थ स्पष्टीकरण को लेकर के। इसके बाद में संवेग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता देखिए, संवेग व्यापक होते हैं, ये हर प्राणी में पाए जाते हैं और हर सिचुएशन के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा है संवेग प्रमुखतः मूलतः व्यक्तिक होते हैं, यह एक संवेग दूसरे से भिन्न होता है। जैसे रोना देख करके दया आएगी। अब जैसे मान लो कोई रो रहा है तो हम उसके साथ रोने नहीं लगेंगे, हमें उसके ऊपर दया आएगी किसी कारणवश। अगर कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है तो आश्चर्य होगा कि क्यों हंस रहा है, उसके बारे में जानने की इच्छा करेंगे। और अगर बात हमें पसंद आती है या मतलब वो कोई जोक वगैरह कुछ ऐसा है तो फिर हमें भी हंसी आएगी, तो फिर वो थोड़ा सा समान होएगा, थोड़ा अंतर रहेगा। तो ऐसे हर एक व्यक्ति का जो संवेग है वो बदलता रहता है, अलग अलग रहता है। तीसरा बिंदु, संवेगों का जो स्थानांतरण है वो होता है क्रोधित व्यक्ति समझाने पर भी क्रोध कर सकता है, तो स्थानांतरण हो सकता है। यहाँ पर देखिए चौथा बिंदु, संवेगात्मक संबंध का होना आवश्यक है, यह 2 व्यक्तियों का वस्तुओं या वस्तु के प्रति होता है। पांचवा बिंदु है सुख या दुख का भाव निहित होता है, निहित होने का तो संवेग में सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। छठा बिंदु है इसके बाद में, संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, प्रेम या क्रोध में व्यक्ति को सोचने का अवसर नहीं मिलता। सातवां बिंदु है संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। आठवां बिंदु है संवेगों की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है, व्यक्ति कुछ करना चाहता है। नवा बिंदु है संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, काफी समय तक संवेग रहता है।
10वां बिंदु है संवेगों की जो उपस्थिति है इससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसे जैसे संवेगों की अलग अलग सिचुएशन से आएंगे तो वो शारीरिक परिवर्तन भी अपने अंदर करेंगे। तो ये संवेगों की कुछ विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं संवेग की दशाओं को लेकर के। पहली दशा आएगी यहाँ पर बाह्य परिवर्तन आएंगे और दूसरी आएगी आंतरिक परिवर्तन को लेकर के। इन परिवर्तनों के अंतर्गत चेहरे की मुद्रा का बदलना, हास्य, प्रेम आदि भाव, स्वर में परिवर्तन, शरीर के आसनों में परिवर्तन आदि आते हैं। बाह्य मतलब कि दूसरों को भी दिखे। संवेगों की दशाएं व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति पर निर्भर करती है। और दूसरा है आंतरिक। तो यहाँ पर आंतरिक में सांस, नाड़ी, हृदय, रक्त की गति में परिवर्तन हो जाता है। रक्त की रासायनिक जो क्रिया है वो बदल जाती है। पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है। रसपाक ग्रंथियों या त्वचा की प्रतिक्रिया बदल जाती है। तो ये कुछ आंतरिक परिवर्तनों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि संवेग किससे प्रभावित होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह का प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें देखिए संवेग जो है भावनात्मक भावात्मक अनुक्रम है। इसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक उत्तेजना अनुभव करता है। इसके फलस्वरूप जो दैहिक प्रतिक्रियाएं होती हैं इनमें व्यक्ति के व्यक्त व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण है। पहला कारक है आयु और परिपक्वता से संवेग प्रभावित होते हैं, जिसमें देखिए बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक संवेग का निश्चित स्वरूप प्रकट नहीं होता है। मतलब बच्चे को कुछ भी चाहिए होगा तो वो रो रो करके बताएगा, मतलब कि एक्चुअल उसका जो है संवेग सामने नहीं आता है। आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ परिपक्वता भी बढ़ती है, जिससे संवेगों की अभिव्यक्ति भी विकसित हो जाती है। किसी के क्रोध, नाराजगी, ईर्ष्या के प्रति प्रतिक्रिया न होने देना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। तो ये आयु और परिपक्वता के अनुसार आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। दूसरा बिंदु है अनुभव के आधार पर संवेग प्रभावित होते हैं। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोमल व स्पष्ट होता है, लेकिन विकास क्रम में बुद्धि, परिपक्वता या समाज में वयस्क वातावरण की उत्तेजनाएं उसे लगातार प्रभावित करती हैं, जिसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है और वह अनुभव के रूप में प्रकट होता है और अनुभव संवेगों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है वातावरण। वातावरण का कारक महत्वपूर्ण यहाँ पर है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। जिसमें देखिए वातावरण में बच्चे के संवेगात्मक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बच्चा बचपन में विभिन्न प्रकार के वातावरण जैसे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालयी, सांस्कृतिक स्थितियों से गुजरता है तथा अपने आप बहुत से अनुभवों को प्राप्त करता है। और अनुभव प्राप्त करेगा तो फिर उसके संवेगों में परिवर्तन आएगा। मतलब कि कहाँ पर उसे दुखी होना है, कहाँ पर उसे हंसना है, कहाँ पर उसे क्रोध दिखाना है, तो वो सारी सिचुएशन है वो मेंटेन करना सीख जाएगा, उसको अनुभव हो जाएगा। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है, देखिए व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। व्यक्तित्व का बिंदु आपको ध्यान रखना है कि रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के हम अलग वीडियो में भी डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो व्यक्तित्व बिंदु आपको जरूर से याद कर ही लेना है। इसमें देखिए व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है वेश बदलना। और वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का संगठन है। वह व्यक्ति के पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर के उसका विशिष्ट संगठन है। यह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। तो आपको कुछ बातें यह इस तरह से ध्यान रखनी है। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पूछता है, व्यक्तित्व का बड़ा प्रश्न आ जाता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के संबंध में आत्म प्रत्यय, तो व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा, अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में या क्या मत रखता है, तो उसे आत्म प्रत्यय कहते हैं कि अपने खुद के बारे में क्या क्या जानकारी रखता है गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में। आत्म प्रत्यय व्यापक रूप से व्यक्ति की आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिबिंब, आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यताएं एवं व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर उसके अनुभवों और सीखने का जो दायरा बढ़ जाता है, उसके बाद में खुद वह यह डिसाइड कर लेता है कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी योग्यता क्या क्या है और मेरी अभिवृत्ति वगैरह के बारे में, गुणों के वगैरह में जानकारी हासिल कर लेता है। वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर के अपनी छवि स्वयं निर्मित करता है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का है। तो व्यक्तित्व दो प्रकार से है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और आत्म प्रत्यक्षीकरण। जिसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को लेकर के। तो किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के बारे में गुण, उसकी योग्यता, उसके शारीरिक बनावट एवं अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार रहा है वो आत्म प्रत्यक्षीकरण, मतलब आत्म का मतलब खुद से। तो व्यक्ति की स्वयं के प्रति क्या धारणा है, वह अपने खुद के बारे में गुणों, योग्यताओं, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में अपनी खुद की क्या राय रखता है, खुद की क्या धारणा या मत रखता है,
उसे आत्म प्रत्यय कहेंगे। तो ये प्रकार भी ध्यान रखना है। इसके बाद में एक प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। अभिभावकों को संवेगों से क्या मतलब होएगा, बच्चों के प्रति क्या उसका सही बेनिफिट होएगा। तो उसको लेकर के देखिए, इसका आंसर आपको इस तरह से करना है कि संवेगों का ज्ञान होना उनको आवश्यक है अभिभावकों को, जिससे बच्चे के विकास को सरल बना देते हैं। संवेग के विकास में निम्न प्रकार से लाभ उनको होएगा। तो इसमें पहला बिंदु देखिए, नवीन ज्ञान देने में उसे संवेगों की सहायता मिलेगी। अगर अभिभावकों को नॉलेज रहेगा तो वो बच्चों को आसानी से उन चीज़ों को समझा सकेंगे, उनको पूर्व अनुभव दे सकेंगे, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकेंगे। तीसरा बिंदु है, बच्चों को जो संवेग है इनको संतुलित विकास से स्थायी भावों का विकास कर पाएंगे। अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकेगा। संवेगों के द्वारा ही बच्चों में अच्छी आदतें और चरित्र निर्माण किया जा सकेगा। छठा बिंदु है, संवेगों का लाभ उठा करके वह बच्चों के जीवन को सरस बना सकेंगे। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में फ्राइड के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु आता है मनोविश्लेषण सिद्धांत को लेकर के। तो फ्राइड के अनुसार बच्चे में नैतिक विकास का उदय प्रारंभ सुपर ईगो के कारण होता है। बच्चों में विभिन्न तरह के जन्मजात अंतर्नोद अर्थात मौलिक और लैंगिक तथा आक्रामक मूल प्रवृत्ति, जिसे ईद आईडी कहते हैं, ये होते हैं। समाज के मानक के अनुरूप इन्हें समाजीकृत करने में माता पिता के निषेध को स्वीकार कर लेते हैं। इसे फ्राइड ने आंतरिकरण की संज्ञा दी है। माता पिता के मानकों तथा विचारों को स्वीकार कर लेने से बच्चे नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इसे वे आत्मदंड, चिंता या दोष से भी बच जाते हैं। तो मनोविश्लेषण का मतलब है कि समाजीकृत होते हुए अपने मानकों और विचारों को स्वीकार करना और नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना सीखना, और आत्मदंड, चिंता, दोष आदि से बच पाएंगे अगर वो ठीक तरीके से नैतिकतापूर्ण व्यवहार करेंगे। उनका जो व्यवहार है वो सिस्टमेटिक रहेगा और आक्रामक मूल प्रवृत्तियां आदि हैं इनको हटा देंगे। तो इस तरह से मनोविश्लेषणिक सिद्धांत के बारे में आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा हार्ड है, पर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसके बाद में आस्था बनाम अनास्था का यहाँ पर बिंदु महत्वपूर्ण रहता है। आस्था बनाम अनास्था, इसमें देखिए यह एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था है। एरिक्सन का सिद्धांत, इसके अनुसार जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों से सतत उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, जिसमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों का प्राय रोते, बिलखते या चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, तो उसमें दूसरों के प्रति अविश्वास उत्पन्न विकसित हो जाता है। तो आस्था क्या रहेगी, जब उसकी अच्छी देखभाल करी जा रही है। अनास्था कब रहेगी, जब बच्चे की देखभाल अच्छी नहीं करी जा रही है। तो ऐसे में ये बात ध्यान रखनी है। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट उत्पन्न होता है और वह उसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है। तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति, जिसे आशा कहा जाता है, उत्पन्न होती है। आशा की उत्पत्ति से आगे चल करके वह शिशु वयस्क हो जाता है, तो वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा धर्म आदि में काफ़ी आस्था दिखलाता है, और अगर इसके विपरीत होता है तो फिर वो अनास्था की ओर चला जाता है। तो ये ऐसी कुछ बातें आपको एरिक्सन के पहले सिद्धांत में ध्यान रखनी है। और एरिक्सन की पांचवी अवस्था जो है, सभी अवस्थाएं आपको नहीं पढ़नी है, कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं। पहली अवस्था हमने वहाँ पढ़ ली, और भूमिका बनाम संशय, ये एरिक्सन की पांचवी अवस्था है। सिद्धांत की, एरिक्सन के सिद्धांत की पांचवी अवस्था, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसकी अवधि 12 से 18 साल की यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों को यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वे कौन हैं, किस लिए हैं और अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बारे में। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है कि किशोर जो है वो खुद को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ, वो बाकी सारी चीज़ें। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं, तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति या कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। जब वो पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का, अगर वो कन्फ्यूजन का सही सॉल्यूशन कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, जिसे कर्तव्य परायणता यानी कि फिडेलिटी की संज्ञा दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज में नियमों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है, मतलब उत्सुकता बढ़ जाती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद में एरिक्सन के सिद्धांत की छठवीं अवस्था आपको ध्यान रखनी है, आत्मीयता बनाम अकेलापन की अवस्था। ये देखिए छठी अवस्था है सिद्धांत की, और इसकी जो 20 वर्ष से 30 वर्ष की अवधि होती है, यह प्रारंभिक वयस्क अवस्था की अवस्था रहती है। एक धनात्मक संबंध इसमें बनता है। एक अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ में धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति दूसरों के साथ में घनिष्ठता का भाव विकसित करता है, तो वह अपने आप को दूसरों को समर्पित कर देता है। जो लोग दूसरों के साथ में घनिष्ठता नहीं रख पाते हैं, वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था का प्रमुख
संकट, घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। जो व्यक्ति उस संघर्ष का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं वे सामूहिक रूप से अलग तथा स्नेह व प्यार दूसरों को देने या लेने में असमर्थ रहते हैं और यहाँ पर आत्मीयता बनाम अकेलापन की अवस्था ये हो जाती है। इसके बाद में एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन अगर अपने को करने को कहे तो मूल्यांकन आपको क्या उत्तर इसमें देना है, क्या किस तरह से करना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एरिक्सन के सिद्धांत का जो समुचित मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सामूहिक कार्यों का ध्यान देता है तथा इसकी अवस्था एक विकासात्मक फ्रेमवर्क में काम करती है। कॉलेज छात्रों तथा प्रौढ़ किशोरों को समझने में उनके द्वारा प्रतिपादित पहचान के संप्रत्यय को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी महत्व इनकी शिक्षा को दिया जाता है। इस गुणवत्ता के बावजूद एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना की गई है। कुछ लोगों का मत इस बारे में रहा कि एरिक्सन की जो अवस्था है वह ज़रूरत से ज़्यादा कठोर और सख्त है। ऐसे में कुछ लोगों का मत यह रहा कि एरिक्सन के सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से पूर्णतः सही नहीं उभरते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं में, पहचान का भाव उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता की प्रक्रिया उत्पन्न होती है या फिर ये दोनों साथ साथ ही हो जाते हैं उत्पन्न, जबकि एरिक्सन के सिद्धांतानुसार सभी व्यक्तियों में पहले पहचान आएगी और फिर उसके बाद में घनिष्ठता आएगी। तो काफ़ी जगह पर इनकी आलोचना हुई है, तो उस बारे में भी आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला सिद्धांत आता है जॉन वोल्वी का लगाव का सिद्धांत। जॉन वोल्वी की लगाव का सिद्धांत, इसको भी आपको ध्यान रखना है। लगाव का एक प्रकार का जो भावनात्मक संबंध है कि अपनी जो भावनाएं हैं दूसरे व्यक्ति से जुड़ेगी तभी लगाव होएगा, जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है, जोड़ता है। जॉन वोल्वी ने लगाव का सिद्धांत 1958 में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभ वर्षों में ही अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवांशिकी से प्रभावित होती है, किंतु बच्चे के पालन पोषण से बच्चे में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है। पारिवारिक देखभाल और बच्चे की व्यवहारिक शैली से उसके अधिकतम विकास में सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ में समायोजन करके स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार करते हैं। तो ये क्या हो गया, जॉन वोल्वी का लगाव का सिद्धांत। इसके बाद में लगाव सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी आपको ध्यान में रखनी है। और पहली विशेषता यहाँ पर देखिए, सुरक्षित लगाव क्या रहेगा। जब बच्चे के साथ में संरक्षक मौजूद रहेगा तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा है मध्यस्थ या उभयमुखी लगाव। उभयमुखी लगाव वाले शिशु उस समय व्याकुल हो जाते हैं जब उनके संरक्षक उनको छोड़ करके चले जाते हैं। मतलब संरक्षक की उपस्थिति में तो वो सुरक्षित रहेंगे, बट उनके जाते ही वो असुरक्षित महसूस करेंगे। तो इस प्रकार का लगाव प्राय असामान्य समझा जाता है। तीसरा लगाव है उपेक्षित लगाव। उपेक्षित लगाव वाले शिशु संरक्षक अथवा पालक से दूर रहना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप एक अनजान अथवा संरक्षक में क्या अंतर पाते हैं, तो शिशु दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि संरक्षक के साथ में रहने में उनको कंफर्टेबिलिटी नहीं होती है, वो अनजान व्यक्तियों के साथ में रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसे आपको 3 विशेषताएं इस लगाव सिद्धांत की ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लगाव के घटकों के बारे में बात करते हैं। लगाव के घटकों पहला देखिए, सुरक्षित संसार। जब बच्चा डरता है तो वह अपने संरक्षक के पास जाकर के स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। दूसरा घटक देखिए, सुरक्षा आधार। संरक्षक व पालक शिशु को सुरक्षित आधार प्रदान करता है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण को सामंजस्य स्थापित कर पाता है और एक हर चीज को लेकर के कंफर्टेबल फील वहां पर करता है। तीसरा बिंदु है संबंधों की घनिष्ठता। बच्चा संरक्षक के साथ में रह करके स्वयं को सुरक्षित समझता है, घनिष्ठता वहां पर रहती है। चौथा बिंदु है अलग होने पर तनाव। अगर शिशु संरक्षक से अलग होता है तो वह चिंतित और तनावग्रस्त हो जाता है, अगर सही मायने में देखा जाए तो। इस तरह से ये 4 घटक भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में वोल्वी के लगाव के सिद्धांत की अवस्थाओं का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें देखिए, पूर्व लगाव की अवस्था। पहली अवस्था क्या है, पूर्व लगाव की अवस्था जन्म से 6 सप्ताह की। इस अवस्था में कई प्रकार की क्रियाओं व संकेतों जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, टकटकी लगा करके देखना आदि से नवजात शिशु अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। तो ये पहली अवस्था हो गई, पूर्व लगाव की अवस्था। इसके बाद में दूसरी अवस्था है लगाव निर्माण की द्वितीयक अवस्था, 6 से 8 महीने की। इस चरण में शिशु परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को देख करके एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, जैसे मुस्कुराना, किलकारी मारना आदि। मतलब कि वो पहचानने लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है। मतलब सब में थोड़ा थोड़ा भेद करना शुरू कर देता है। वो अपने परिचित अगर वो जानने पहचानने लगा है तो मुस्कुराएगा, अगर नहीं पहचान रहा है तो वो फिर वो थोड़ा सा सैड सा फेस बना करके रहेगा।
तीसरी अवस्था देखिए लगाव की पूर्ण अवस्था 8 माह से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे को परिचित व अन्य बच्चों से पूर्ण लगाव होता है एवं इससे अलग होने पर शिशु में दुश्चिंता उत्पन्न होएगी। मतलब कि जानने पहचानने लगता है, लगाव वाले हैं उनके साथ में रहना पसंद करेगा, जिनसे लगाव नहीं है उनके साथ में चिंतित महसूस करेगा। चौथा जो अवस्था है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था 2 वर्ष से अधिक की आयु में रहेगी। शिशु में भाषा का विकास हो जाता है। अब शिशु अपने परिचितों को शब्दों के द्वारा अपनी बात कहता है। तो ये आपको 4 अवस्थाएं ध्यान रखनी है। बोरवे के अनुसार 4 अवस्थाओं में बच्चों के जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनसे संरक्षक के प्रति स्नेह बंधन बनाता है। यदि एक बार यह बंधन पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो अब इन बच्चों को संरक्षक के साथ में रहने व उनसे नज़दीकियां बढ़ाने में न बढ़ाने का इन संबंधों पर असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से बच्चे व माता पिता का संबंध बंधन या फिर कहें कि बंधन बच्चे के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। और इस तरह से इस यूनिट में आपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कशन कर लिया है, समझ लिया है अच्छे प्रकार से। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस यूनिट के लिए। 1-2 टॉपिक्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, जो कि आपके BSTC प्लस साथ में ही रीट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों की प्रिपरेशन आपकी होएगी। तो 1-2 टॉपिक्स जो इस यूनिट के हैं उनके लिए अलग वीडियो भी थोड़ा सा डिटेल में और समझाते हुए कि रीट में किस लेवल के प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे व्यक्तित्व टॉपिक से, और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनसे, तो उनको लेकर के हम बात करेंगे। आई होप आपने इस वीडियो में ठीक तरीके से सारी बातों को समझ लिया है, सारे टॉपिक्स को समझ लिया है। कोई डाउट समस्या आपके रहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और इस पेपर के बच्चे और बचपन पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट से दोस्तों आप सारे यूनिट्स को 1 बाय 1 देख करके अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। एक बात मैंने आपको पिछले यूनिट में भी बताई थी कि आप जब एक यूनिट से लेकर के पहले यूनिट से लेकर के लास्ट वाले यूनिट तक एक साथ सारे वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे कि पहला यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा हुआ है, दूसरा यूनिट तीसरे यूनिट से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है। तो सारे यूनिट्स इस तरह से 1 बाय 1 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप एक साथ सारे यूनिट्स को देख लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ टॉपिक्स तो आसान आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स हार्ड आ रहे हैं, बट आप जब एक साथ सारे यूनिट्स को देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी और 70-80% तक सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक बार में ही आपको कवर हो जाने वाले हैं, याद हो जाने वाले हैं, समझ में आ जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या वाली बात होगी नहीं। और फिर भी कोई डाउट समस्या रहती है तो आप कमेंट करिएगा किसी टॉपिक को लेकर के, तो अपन उसके ऊपर अलग वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेनली तो अपन उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो BSTC और रीट दोनों को लेकर के आपके डाउट दूर करे और उसकी प्रिपरेशन भी, रीट की प्रिपरेशन भी आपकी होए, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप इनको नोट्स की PDF की रिक्वायरमेंट रखते हैं, इनकी नोट्स की PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को ID नहीं मिल रही है। अब जो नई पोस्टें आएंगी टेलीग्राम चैनल पर अपने पे, उनमें नीचे मैं अपनी ID मेंशन कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के अबाउट में जाएंगे। अबाउट में देखिए आप कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये टेलीग्राम चैनल का अपने का होम पेज खुला हुआ है, 11,000 से ज़्यादा BSTC BEd स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल अपना पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। लोक में स्टडी चैनल है अपना। और वहाँ से देखिए आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो अबाउट ऑप्शन वहाँ पर आएगा। अबाउट में मेरी ID मेंशन करी हुई है कि कोई भी क्वेरीज आपको रहती है तो आप मेरी ID पे मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पर नाम मेरा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करते ही आप मैसेज वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी अब जो नई पोस्टें आएंगी उनके नीचे भी मैं ID मेंशन कर दूंगा, तो नाम पर क्लिक करते ही आपके पास में मैसेज ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कुछ नाम मात्र की फीस रखी गई है। अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नाम मात्र की फीस आपको देनी पड़ेगी, जिसके बाद में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी PDF आपको एक साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप इस वीडियो में ठीक तरीके से सारी बातों को आपने समझ लिया है। कोई डाउट समस्या रहे तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, कमेंट करके बताना, मैं कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।